यार बच्चों, स्वागत है आपका जीके की क्लास में। जीके जीएस की क्लास में हमने लेक्चर नंबर 9 में हम आए थे। तो भूगोल की यह क्लास है, यह ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी है, यह स्पेशली एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी और बैंक के लिए भी उपयोगी है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे उल्का, जिसे आप बोलते हो मेटोर, और फिर इसके बाद देखेंगे उल्का पिंड, और फिर जिसे आप बोलते हो मेटोराइट, फिर एस्टेरॉइड, और एक और है आपके पास उल्काब। ठीक है जी, क्या है उल्काब, जिसे आप मेटोरॉइड भी बोलते हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो सभी को देखते हैं एक एक करके और समझते हैं ये क्या है। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा उल्काब से हम स्टार्ट करते हैं, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे। ठीक है जी। उल्काब जो है, जो अंतरिक्ष है, मान के चलिए यह आपका सूर्य है, ये आपका पृथ्वी है, अर्थ, सन एंड ये अदर्श ग्रह है। ठीक है, अदर्श। तो यहाँ पर देखिए, जब ये आपका अंतरिक्ष है, ये जब वातावरण है वो आपका अंतरिक्ष है, तो इसमें अनेक जो कण होते हैं वो आपके छोटे क्षुद्र ग्रह से लेके एक छोटे कंकड़ से लेके एक छोटे क्षुद्र ग्रह इतना बड़ा हो सकता है एक उल्काब। ठीक है, अंतरिक्ष में जो होता है उसकी क्या बोलते हैं, स्पेस, इसमें बोलते हैं उल्काब। अब ये किसी भी, इसमें देखिए ये है इसका वातावरण। ठीक है, मान के चलिए इसका भी वातावरण है और इसका भी वातावरण है। ठीक है जी। जब उल्काब जो है वो किसी भी ग्रह के या फिर अदर ग्रह, पृथ्वी की ग्रह के वातावरण में आता है तो इसे बोला जाता है उल्का बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उल्का बोला जाता है। ठीक है जी। और इसी उल्का को आप लोकप्रिय लोग, मतलब कई लोग मन्नत मांगते हैं ना, जब टूटता तारा गिरता है, तो इसे ही आप उल्का को ही टूटते तारे के रूप में जाना जाता है। और जब यह टूटता तारा जब ज़मीन से, किसी की भी ज़मीन से टकराएगा, तब इसे, अब ये वातावरण में यहाँ पर आया मान के चलिए, तो इसे बोलेंगे उल्का। और जब ये इससे टकराएगा तो टकराने को बोलेंगे, टकराने को क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? उल्का पिंड। उल्का पिंड किस प्रकार से बनता है? सर्वप्रथम उल्काब आएगा स्पेस से, वह किसी भी ग्रह के वातावरण में जाएगा तो वो उल्का कहलाएगा। यह टूटते तारा के रूप में होता है, टूटता तारा। ठीक है जी। अब इसे हम, जब यह किसी भी सतह से टकराता है किसी भी ग्रह के, तो इसे हम उल्का पिंड का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। इसे हम क्या बोला जाता है? मेटाओराइट। तो इस प्रकार से आपका यह कार्य करता है। तो उल्का पिंड और उल्काब आप समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आपका सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास के बारे में। इसमें हम देखेंगे समय रेखा को और समझेंगे यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, अब हम देखेंगे क्या, सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास। अभी तक हमने सौरमंडल के अंदर ग्रह और सूर्य के बारे में देखा था। आज हम सौरमंडल, उसकी उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। ठीक है जी। तो इसमें जुड़ी वैज्ञानिकों में मतभेद है। ठीक है जी। कोई बोलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई, कुछ बोलते हैं कि इस प्रकार से हुई। इसके अनेक
जो सौर मंडल है उसकी उत्पत्ति के बारे में अनेक सिद्धांत और परिकल्पनाएं दी जाती हैं। तो सर्वप्रथम हम जो आपकी परिकल्पनाएं हैं उसमें हम फर्स्ट में आपका देखेंगे कांड की परिकल्पना। कांड की परिकल्पना जिसे हम कैसी परिकल्पना के रूप में भी जानते हैं। ठीक है जी, कैसी। इसमें क्या होता है, ये एक गैस होता है, मान के लिए गैस है या पदार्थ जो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक है जी, या घूमने लगेगा और बादल बनेगा और ठंडा होगा। ठीक है, ठंडे होगा और ठंडे होने के बाद यह ठोस होगा थोड़ा सा। ठीक है, ठोस होने के बाद यह गतिहीन कणों में होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर दो कड़े हैं तो इसमें भी जब गुरुत्वाकर्षण आ जाएगा सभी कणों के बीच, बादल बने पहले गैस से, इनमें क्या ठंडे हुए फिर ठोस होंगे, फिर गतिहीन कण के रूप में बन जाएंगे क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से टकराने लगेंगे। फिर इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ऊष्मा से इसमें कोणीय गति आ जाएगा। क्या गति, कोणीय गति। ठीक है, याद करिएगा इसे, कोणीय गति। कोणीय गति के प्रेरित होने के बाद बादल जो है ये क्या होंगे, आपस में घूमने लगेंगे। ठीक है, तो ये जब घूमेंगे तो बहुत ही रफ्तार से फिर ये घूमने लगेंगे क्योंकि आपस की भी, आसपास की भी ऊष्माओं को भी ये अपने तरफ खींचेंगे और ये बड़ा सा गोला बन जाएगा। और इनमें जो बादल है वो कार घूमने की गति से और भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, और गति भी बढ़ेगा और बादल का जो आकार है वो भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये भी और मतलब ये और बड़ा होता जाएगा और इसकी जो गति है वो भी स्पीड बढ़ती ही जाएगी बादल बनने की। इसकी जो घूमने की गति है वो भी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे इतनी तेज़ी से घूमने लगेगा कि इसके बीच का भाग अनियमित वलय बन जाएगा। मतलब अब ये घूम रहा है, अब ये वलय बन गया, बीच में एक रह गया और ये इनके चारों तरफ ये घूम रहे हैं। ठीक है जी, तो इसी प्रकार से ये वलय घूम रहा है इसके, और अनेक वलय हैं। ठीक है, एक वलय नहीं है, जिनसे ये वाला जो बीच में है वो सूर्य कहलाया और जो बाकी वलय हैं वो ग्रह के रूप में बने, क्योंकि यह घूम रहा है फिर ये बनेगा कहीं पर। ये छोटा सा ये वाला समझिए वलय है, ये बादल है, ये घूम रहा है आपका, तो ये घूमते घूमते फिर पृथ्वी बन गया और पृथ्वी के चारों तरफ फिर से बादल जो घूम रहे हैं वो इसके उपग्रह बन जाएंगे। ठीक है जी, तो इसी प्रकार से यह बनते जाता है। यह परिकल्पना किसका है, कांट की परिकल्पना। ठीक है जी, इसी प्रकार अब हम सेकंड परिकल्पना देखेंगे। वह किसकी परिकल्पना है, तो निहारिका परिकल्पना। फिर हम नेबुलर गई, जिसे हम लाप्लास का परिकल्पना। ठीक है जी, कौन सा है, निहारिका। इसमें क्या होता है वो समझिए। लाप्लास में क्या कहना है आपका, तो देखिए ये परिकल्पना आपका 1755 में और ये वाला परिकल्पना आपका 1976 में है। तो ये लाप्लास इसका संशोधित परिणाम है। ठीक है जी, संशोधित किया हुआ सिद्धांत है। तो इसमें क्या होता है, इसी प्रकार से जो आपका बादल है वो घूम रहा है। ठीक है जी, घूम रहा है। अब घूम रहा है तो जो बाहरी आवरण है वो क्या हो जाता है, ठंडा, जिससे इसका आयतन क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। आयतन क्या हो जाता है, अब ये तो वृत्ताकार गति में ही घूम रहा है ना, जिस प्रकार से ये घूम रहा था, तो ये एक नेबुला गैसीय रूप बन जाता है, इसलिए हम इसे निहारिका बोलते हैं। और जब ये घूमते जाता है तो बाहरी कक्ष क्या होता है, शीतल मतलब ठंडा होते जाता है और जो इसका आयतन है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, बाहरी की आयतन और इसकी बाहरी परत इतना ठंडा और संघनित हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है कि यह बीच वाला भाग और वलय वाला भाग मतलब बाहरी परत अलग हो जाती है इस प्रकार से। ठीक है जी, और यह इससे जो ये अलग हुआ है, अनेक वलय बने हैं यहाँ पर, वही जाके बाद में ग्रह बन जाते हैं। इनका यह कहना है लाप्लास का। ठीक है जी,
तो इनका यह कहना है सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में। एक और उत्पत्ति का देख लेते हैं, जो है आपका आज की क्लास में थर्ड का देखते हैं, जो है आपका शिशु ग्रह परिकल्पना। ठीक है जी, जिसे चैम्बरलिन ने दिया था। आपका जो क्या बोलते हैं, चैम्बरलिन जी जो हैं, उन्होंने आपको परिकल्पना दिया 1905 में। और यह जो भूवैज्ञानिक टीसी चैम्बरलिन थे 1905 में ये जो परिकल्पना जब दिए, तब इन्होंने कहा कि दो तारे थे, ठीक है, एक तारा और दो तारा। ठीक है, इन तारों में क्या हुआ, एक प्रोटोस्टार था और एक साथी तारा था। इसका नाम था साथी तारा, ये था प्रोटोस्टार। ठीक है जी। अब प्रोटोस्टार के साथ इसका क्या होता है, निकट आता है, ये इसके निकट आता है और ये इसके निकट आता है। दोनों के निकट आने से क्या होता है, तो निकट आने से जो बाहरी सतह है कई छोटे कणों में अलग हो जाता है, क्योंकि ये घूम रहे हैं ना, ये जो है वो आपस में घूम रहे, इनके जो छोटे कण हैं वो आपस में आते जाते हैं। ठीक है जी। अब जब ये आपस में छोटे कण आएंगे अलग होकर, तो इन जो पृथक कण हुए हैं वो शिशु ग्रह कहे जाते हैं। मतलब ये वाला जो है ये शिशु ग्रह कहलाता है, शिशु ग्रह कहलाता है। और जब कुछ और ये जो शिशु ग्रह हैं वो कुछ छोटे बनते हैं, कुछ बड़े बन जाते हैं, कुछ छोटे बनते हैं, कुछ बड़े बन जाते हैं। तो ये जब आपस में कई शिशु ग्रह जब जुड़ जाते हैं तो कुछ ग्रह बनते हैं, कुछ उपग्रह बनते हैं। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती है और शिशु ग्रह वाला चैम्बरलिन का सिद्धांत इसी प्रकार से है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जो सौरमंडल की उत्पत्ति जुड़े और भी सिद्धांतों को हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है जी, तो धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।